रचना कंजारिया स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज एलपी सवाणी विद्या भवन। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 7 सीखेंगे, जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। यानी कि चित्र दिया हुआ है, उसके बारे में अपनी अपनी सोच के बारे में, विचार के बारे में बताना है। तो यहाँ पे है कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। यानी कि तर्क वितर्क करना, बातचीत करना, वाद विवाद करना, वही वाद विवाद है। यानी हम जो बातें करते हैं वो वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय में पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कोई एक विषय होता है, उसमें कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में रहता है और अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में, यानी दो वक्ता होते हैं, एक पक्ष में अपना विचार प्रकट करता है और दूसरा विपक्ष में करता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। यानी कि वक्ताओं को जो बोलते हैं उसको बात करने का एक अवसर, मौका मिल जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाए। यानी कि जब क्लास चालू है तो दो बच्चों को हम खड़ा कर सकते हैं, एक नगर के बारे में बोल सकता है और एक गांव के बारे में बोल सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है, एक नगर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो दो लड़के हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं नगर और गांव के बारे में। तो वो कहता है एक लड़का कि नगर अपने पक्के और आलीशान मकानों, पक्की सड़कों और वाहनों पर कितना भी गर्व करे, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह नगर में नहीं मिल सकती। यानी ग्रामीण जीवन का, यानी ग्रामीण वातावरण का वो बातें कर रहा है कि आपको नगर में पक्के और आलीशान मकान दिखते हैं, पक्की सड़कें दिखती है, वाहन दिखते हैं, उस पर आप लोग अभिमान करते हो, लेकिन सच तो यही है कि जो सुख शांति हमें ग्रामीण जीवन में मिलती है वो नगर में नहीं मिल सकती। यानी कि वो ग्रामीण जीवन के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं और दिल लगाकर अपने खेती में काम करते हैं, फिर हम ताज़ा अनाज, ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियां खाते हैं। यानी कि उसको फ्रेश सब कुछ मिलता है, वातावरण भी उसका ताज़ा होता है, फल, अनाज, सब्जियां वो भी उसको ताज़ी खाने को मिलती है। फिर वो ग्रामीण जीवन वाला बच्चा बोलता है कि सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिलो, बातें करो। यानी कि अंधेरा थोड़ी थोड़ी शाम होने लगती है, तब हम लोग घर पे आ जाते हैं, सब लोग साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं, पूरा दिन क्या हुआ वो। गांव की बैठक में दिलचस्प चर्चाएं करो। यानी कि अच्छी अच्छी हमारी जो बातें होती है वो हम बातें करते हैं। यही हमारे गांव का आनंद है और यही हमारे गांव की मस्ती है। फिर हम मेलों में जाते हैं, बैलगाड़ी साइकिल की सवारी का रस लूटते हैं। जीवन का यह रस शहरों में कहाँ नसीब हो सकता है। यानी कि जो रस हमें ग्रामीण जीवन में मिलता है वो शहरों में हमें आनंद वो नहीं मिल सकता है। वहाँ तो सब कुछ नकली बनावटी, यानी कि वहाँ सब चीज़ें कैसी होती है, नकली और बनावटी रहती है। 24 घंटे अशांति ही अशांति, भागम भाग, यह कोई जीवन है। वो कहता है कि 24 घंटे आप लोग भागते ही रहते हो और अशांति है, कहीं शांति ही नहीं है, भागम भागी का जीवन आप लोग व्यतीत करते हो, तो ये कोई क्या जीवन है। फिर एक दूसरा लड़का है, वो अपने नगर के बारे में बताता है। वो कहता है भक्त इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन, नगर हमारे जीवन की प्रगति के परिचायक है। यानी कि वो कहता है कि जब हम नगर में रहते हैं तो वहाँ हमारी बहुत प्रगति होती है, हमारी सभ्यता की प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिलता है। नगरों की भागदौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। यानी कि हम भागदौड़ करते हैं, वो हमें गतिशील बनाता है। नगरों का शोरगुल यहाँ की जिंदा दिली का सबूत है। यानी कि जो शोरगुल है, आवाज़ है,
वो हमारी जिंदा दिली का एक सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक नगरों में ही देखी जा सकती है। तो वो कहता है कि मुझे तो हमारा नगर ही बहुत अच्छा लगता है। वो एक लड़का था, वो अपने गांव के बारे में बोल रहा था और ये एक नगर के बारे में, तो वो दोनों वाद विवाद कर रहे थे, वो हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि ये चित्र आप देखते हो, उसके नीचे क्वेश्चन दिया है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। तो गांव के चित्र में आप देखते हो तो नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखते हो कि गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। और नगर में आप देखते हो तो नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहनों के कारण क्या होता है, शोर होता है, आवाज आती है। फिर लोग आधुनिक वेशभूषा में है। वहाँ अपने गांव के लोगों को देखा कि उसने मामूली कपड़े पहने हुए थे, गांव के वेशभूषा में उसने कपड़े पहने हुए थे। यहाँ आप देखते हो तो नगर के जो आधुनिक वेशभूषा के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे। तो दोनों चित्रों में ये अंतर है। फिर सेकेंड है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो गांव के जीवन में आप देखते हो तो सादगी और सरलता होती है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। तो ये गांव का चित्र था। अभी नगर का है, तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। यानी कि आपने देखा कि गांव के जीवन में सादगी भरा जीवन जीते थे, फिर वो नदी और कुएं का पानी पीते थे और अनाज सब्जियां वो लोग ताजा खाते थे और वो प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं। और आप नगर के जीवन में देखते हो तो क्या होता है कि कपड़े वो सब फैशनेबल पीते हैं, लेकिन वो नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज और फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। और वहाँ पे आवाज भी बहुत होता है नगर में, तो वो प्रकृति से भी बहुत दूर होते हैं। तो नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यानी वो लड़का बोलता है कि नगर के जीवन में बहुत ही दोष भरे हुए हैं, लेकिन मुझे नगर का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि वो कहता है कि यहाँ के लोग शिक्षित है, यानी कि पढ़े लिखे हैं और प्रगतिशील है, नहीं बहुत आगे है। और नगर में अच्छी स्कूल मिल जाती है, कॉलेज मिल जाती है, इनके कारण मनपसंद हम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, पुस्तकालय है, वो व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाने में मदद करते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं। यानी कि आगे बढ़ने के जितने मौके हैं वो नगर में है, उतने गांव में नहीं है। इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। यानी वो कहता है कि इसलिए मुझे नगर का जीवन ही अच्छा लगता है। अभी क्वेश्चन 3 हम देखते हैं, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो तालाब का जल, कोई बोलेगा कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता है, तो क्यों योग्य नहीं होता है।
तो कि तालाब में चारों ओर से तालाब बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। तो यह सारी गंदगी तालाब के जल को क्या करती है, दूषित कर देती है। और यह दूषित जल पीने से क्या होता है, रोग होते हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। तो फिर हम देखते हैं कि नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये वर्ड दिए हैं। तो उसके हिसाब से विज्ञान वरदान है या अभिशाप है उसके बारे में हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है तो दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु आप देखो तो उसके दो भाग होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई दिखाता है। तो विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम उसके अच्छे पहलू देखते हैं कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। यानी कि पुराने जमाने में आप देखते थे तो बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, अभी बिजली के होने से मानव जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार हो गया है। जैसे कि ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। तो ये जो डॉक्टरी जो अभी बहुत सारी दवाइयाँ की शोध हो गई है, बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे साधन है, तो वो सब किसने दिए, हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। फिर टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। यानी फिल्म और दूरदर्शन भी विज्ञान के ही उपहार है। यानी विज्ञान ने ही जैसे हमें भेंट दी है, एक इनाम दिया है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। यानी कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने हमें क्या किया है, हमारी दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। तो विज्ञान के कारण आज मनुष्य क्या होता है, अंतरिक्ष यानी आकाश तक भी पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। यानी कि विज्ञान के कारण ही मानव आज धरती पर स्वर्ग जैसा सुख भोग रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक आविष्कार शोध हुई है उसमें विज्ञान ने हमें ये उपकरण भी दिए, जैसे कि बंदूक है, पिस्तौल है, परमाणु बम, ऐसे हिंसा और विनाश के साधन भी दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। तो ये इसके अभिशाप है। तो इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। यानी विज्ञान नहीं होता तो पुराने जमाने में जो आदि मानव जैसा जीवन व्यतीत करते थे वैसा ही हमें भी व्यतीत करना पड़ता। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है।